हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। महादेव से प्रार्थना करता हूं आप इसी तरीके से मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। आज जो टॉपिक तैयार किया है वो केमिस्ट्री आपका जो सॉल्यूशन यानी बिलियन यूनिट्स है उससे मैंने सांद्रता तैयार कर रहा हूं। वो जो सांद्रता है वो सांद्रता होती क्या है, उसकी इकाइयाँ क्या क्या होती हैं। ऐसा कोई भी अभी तक पेपर बोर्ड का नहीं बना है जिसमें सांद्रता की इकाई ना पूछी जाती हो। तो सांद्रता होती क्या है, तो सांद्रता होती है किसी भी विलयन की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थों की जो मात्रा है तो उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। क्लियर है। किसी विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो मात्रा है, घुले हुए जो विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वही मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। अगर हम आपको बताएं तो आपके सामने एक विलायक है। अगर हम बात कर लें, आपके सामने सुक्रोज दिखाई दे रहा होगा यानी चीनी है। अगर हम बात करें इसमें अगर हम चीनी मिलाएं तो ये निश्चित मात्रा होगी किसकी, जल की। और जल में अगर हम चीनी मिलाएंगे तो इसके मिलाने पर जो विलयन तैयार होगा यानी जो विलयन तैयार होगा उस विलयन में चीनी की मात्रा क्या है, चीनी की जो मात्रा होगी वही मात्रा इस विलयन की क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। क्लियर है। अब सांद्रता की कई इकाइयाँ होती हैं। जिस तरीके से यदि हम बाज़ार में जाते हैं और मान लो कुछ चीनी खरीदते हैं तो चीनी कभी कभार हम ये सोचते हैं कि किलो के भाव से लेकर आते हैं, कभी कभी ग्राम के भाव से लेकर आते हैं, मिलीग्राम के भाव से लेकर आते हैं, कभी कभी 5 किलो के भाव से लेकर आते हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि चीनी की कई इकाइयाँ हैं, कभी कभी कुंटल के भाव से खरीदते हैं। उसी तरीके से किसी भी विलयन में घुले हुए जो विलेय पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा बताने के लिए कई इकाइयों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी वे इकाइयाँ, तो वे इकाइयाँ प्रमुख है। सांद्रता की जो प्रमुख इकाइयाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। मोलरता है, कैपिटल एम से दर्शाते हैं। मोललता है, स्मॉल एम से दर्शाते हैं। मोल प्रवाह या मोल अंश बोल देते हैं, इसे एक्स से या फिर एक्स बी से दर्शाते हैं। अगर हम बात कर लें प्रतिशतता है, शक्ति है आपकी यानी कि ग्राम प्रति लीटर शक्ति किलो या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कह लेते हैं। अगर हम बात करते हैं नॉर्मलता है, इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। आपकी फॉर्मलता है, इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। द्रव्यमान प्रवाह है, साथ साथ में पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता है। बात समझ में आई। एक बार फिर पढ़ दे रहे हैं कौन कौन सी हैं। मोलरता है, मोललता है, मूल प्रवाह है, प्रतिशतता है, शक्ति है, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, द्रव्यमान प्रवाह है, पीपीएम है और पीपीवी भी चलती है, लेकिन पीपीएम तक ही हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि यहीं तक सवाल बनते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी इकाई किस तरीके से परिभाषित की जाती है। और आगे जो वीडियो अपलोड होंगे वो इनसे रिलेटेड जो आंकिक प्रश्न बनते हैं यानी कि जो आपके संख्यात्मक जो आपके सवाल बनेंगे, न्यूमेरिक बनेंगे, उन पर डिपेंड होगी। डेफिनेशन भी होगी, उसके सवाल भी होंगे। तो अगर हम बात कर लेते हैं पहला नंबर मोलरता। मोलरता होती क्या है, तो ये बात कह सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए जो आपके विलेय हैं उनके जो मोलों की संख्या है वही मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। क्लियर है। यानी 1 लीटर विलयन में ध्यान रखेंगे। अगला क्या है, मोललता क्या है, तो बात कह सकते हैं 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या जो है वो उस विलयन की क्या कहलाएगी, मोललता कहलाएगी और इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। अब हम बात करते हैं मूल प्रवाह क्या होता है या मूल अंश क्या होता है। तो हम बात कह सकते हैं कि मूल प्रवाह या मूल अंश क्या होते हैं कि किसी भी विलयन में विलेय या विलायक के जो मोल हैं उनका जब हम विलयन के कुल मोलों से अनुपात बनाएंगे तो बना हुआ जो अनुपात होगा या तो वो आपका विलायक का मूल प्रवाह कहलाएगा या फिर वो कहलाएगा विलेय का मूल प्रवाह। क्लियर है। आगे इनको हम न्यूमेरिक तरीके से बताएंगे। डेफिनेशन, इनके सूत्र और आंकिक के जो प्रश्न होंगे वो सभी इनमें आगे जो वीडियो अपलोड होंगी उनमें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। अगला हम बात करते हैं प्रतिशतता क्या है। हमें मालूम है प्रतिशत 100 पे चलता है, तो ये बात कह सकते हैं कि 100 भार भाग यानी किसी भी विलयन के 100 बार भाग में यदि विलेय पदार्थ की अगर हम मात्रा देखें तो वो मात्रा यानी जो भार है वो विलयन की क्या कहलाएगी, प्रतिशतता कहलाएगी। मालूम है प्रतिशत कितने पर चलता है, 100 यानी 100 पर चलता है। तो 100 भार भाग किसके, किसी भी विलयन की। आगे बढ़ते हैं शक्ति या फिर इसे बोल सकते हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो ये बात कह सकते हैं कि शक्ति क्या है, तो बात कह सकते हैं किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में जो विलेय पदार्थ है उनकी ग्राम की जो मात्रा रहेगी, ग्राम की जो मात्रा रहेगी तो वही मात्रा
उस विलयन की क्या कहलाएगी, शक्ति, यानी कि उसकी जो इकाई बनेगी वो क्या बनेगी, शक्ति बनेगी। फिर से बता दे रहे हैं, 1 लीटर विलयन में घुले हुए जो विलेय पदार्थ है उनकी ग्राम में जो मात्रा होगी वही मात्रा क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी, ग्राम प्रति लीटर कहलाती है, जो सांद्रता में इकाई चलती है। हम बात करते हैं नॉर्मलता क्या होती है। तो हम ये बात कह सकते हैं 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ के जो आपके तुल्यांक हैं या तुल्यांक जो भार हैं तो उनकी जो संख्या चलती है, यानी तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या चलती है वही संख्या क्या कहलाती है, आपकी नॉर्मलता कहलाती है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आपकी फॉर्मलता क्या है। तो फॉर्मलता के बारे में कह सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की जो संख्या रहेगी तो वही संख्या उस विलयन की क्या कहलाएगी, फॉर्मलता कहलाएगी। इसे कैपिटल F से दर्शाते हैं। आगे बढ़ें, अब हम बात करते हैं द्रव्यमान प्रवाह क्या होता है। तो द्रव्यमान प्रवाह क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, तो हम ये बात कह सकते हैं किसी भी विलयन में विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान का जो रेशियो बनता है वही रेशियो यानी वही अनुपात उस विलयन का क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रवाह कहलाएगा। यानी कि विलेय तथा विलयन के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वही अनुपात उस विलयन का क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रवाह कहलाएगा। आंक के प्रश्न से बहुत बेहतरीन समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, ppm क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन यानी 10 लाख। तो हम बात कह सकते हैं किसी भी विलयन के 10 लाख भार में उपस्थित जो विलेय के जो भार भाग हैं उनकी जो मात्रा बनती है वही मात्रा क्या कहलाती है, ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। मेन मुद्दा होता है इसमें किसका, 10 लाख का, यानी 10 लाख भार भाग में घुरे हुए जो आपके विलेय पदार्थ हैं उनकी जो आपकी जो मात्रा रहेंगी वो मात्रा क्या कहलाएगी, विलयन की ppm सांद्रता कहलाएगी। क्लियर है। तो हम फिर से बता दे रहे हैं, सांद्रता क्या है, विलयन की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वही मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं आपके 1 लीटर में यदि हम 20 ग्राम चीनी को घोल देते हैं तो उस विलयन की जो मात्रा बनेगी वो बनेगी आपकी 20 ग्राम प्रति लीटर। कितनी बनेगी, 20 ग्राम प्रति लीटर। यानी जितनी मात्रा में विलेय पदार्थ घुला होता है वही मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। ठीक, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जब भी आपको इन्हीं के आंकिक प्रश्न बताऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। उसके लिए आपको कुछ ऐसे विलेय पदार्थ हैं और जो आपके विलायक हैं उनके हमें अणुभार तैयार करने होंगे। बिना अणुभार के हम सांद्रता की कोई भी इकाई नहीं निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं कि मोल क्या होते हैं। नॉर्मलता, फॉर्मलता आपने हर जगह आपने देखे होंगे, चाहे आपने पढ़े होंगे मोल प्रवाह, वहाँ पर मोल शब्द बार बार आ रहा है। तो मोल होते क्या हैं, तो अगर हम बताएं मोल होते क्या हैं तो किसी भी पदार्थ की 1 मोल वह मात्रा है जिसमें उतने ही परमाणु उपस्थित हों, जिसमें अगर हम बात कर लें शुद्ध जो C12 यानी कि कार्बन 12 जो समस्थानिक है उसकी 12 ग्राम मात्रा में परमाणुओं की संख्या होती है, वही संख्या किसी पदार्थ की 1 मोल संख्या कहलाती है। तो अगर हम बात कर लें, आपने नाम सुना होगा आवोगाद्रो संख्या, सुना होगा। तो आवोगाद्रो संख्या 1 मोल पर चलती है और 1 मोल जो होते हैं वो आपके चलते हैं 6.022 गुणे 10⁻23। ध्यान रखेंगे 1 मोल जो संख्या चलती है तो वो संख्या चलती है 6.022 गुणा 10 पावर यानी 10⁻23 ये 1 मोल संख्या मानी गई है। तो ये डेफिनेशन थोड़ी हार्ड पड़ जाती है, इसलिए एक अगर सांद्रता निकालने के लिए एक डेफिनेशन और तैयार की गई है। वो डेफिनेशन होती क्या है, किसी भी यौगिक की मात्रा और उसका जो अणुभार है उनका अगर हम रेशियो बनाएं तो रेशियो बनाने पर उस यौगिक या उस पदार्थ का हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनकर तैयार हुई है, किसी भी पदार्थ की मात्रा तथा उसके अणुभार का जो अनुपात है उस पदार्थ की क्या कहलाती है, मूल संख्या कहलाती है। यानी मूल संख्या बराबर मात्रा बटे अणुभार, यानी W यानी वेट रिप्रेजेंट करता है, जबकि M मास यानी कि आपका जो भार है वो रिप्रेजेंट करता है, यानी कि W बटे M। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम कहें बताइए कि 90 ग्राम, बताइए 90 ग्राम जल
में मोल संख्या क्या होगी, मोल संख्या क्या होगी, क्या होगी। ठीक है, 90 ग्राम जल में अगर हम देखें तो जल की मूल संख्या क्या होगी। तो अगर हम बात करें तो जल के अगर हम मूल निकालेंगे तो जल के यदि हम मूल निकालें तो मूल बराबर होता क्या है, मात्रा बटे अणुभार। तो बताओ जल की मात्रा कितनी है, 90 है, जबकि जल का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 18 होता है। कैसे होता है, अगर हम H2O के बारे में बात करें तो O 16 जबकि 2 ज रखें, यानी टोटल कितना हो गया 18। 18 पंचे कितने होते हैं, 90। तो हम ये बात कह सकते हैं कि 90 ग्राम जल में अगर हम जलों की मूल संख्या देखें तो मूल संख्या कितनी होगी, 5 होगी। क्या होगी, 5। तो मूल निकलते कैसे, मात्रा बटे अणुभार से, यानी जल की मात्रा कितनी है, 90 है, जबकि जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। और इनका जो रेशियो बनकर तैयार हुआ, जब इसको मैंने इसको काटा है तो कितना आया, 5। तो ये बात कह सकते हैं 90 ग्राम जल में अगर मूल संख्या जल की देखें तो कितनी होती है, 5 होती है। इसी तरीके से सभी यौगिकों की हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हम बात कर लें कि अगर हम ये बताएं कि नेक्स्ट अगर 360, अगर हम 360 ग्राम अगर हम ग्लूकोज के बारे में बात करें, ग्लूकोज 360 ग्राम ग्लूकोज की मोल संख्या क्या होगी, मोल संख्या क्या होगी। ठीक है, मोल संख्या क्या होगी, तो हमें मालूम है ना, ग्लूकोज के अगर हम मोल निकालेंगे तो मोल बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, तो मोल बराबर हमें करना पड़ेगा कि मात्रा कितनी है, 360 ग्राम। अब आगे आइए, बात फंसती है अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है। तो ग्लूकोज का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 180 होता है। काटेंगे कितना निकलेगा, 2। तो हम बात कह सकते हैं 360 ग्राम ग्लूकोज की जो मोल संख्या बनेगी वो कितनी होगी, 2 बनेगी। तो हम किससे निकालेंगे, मात्रा बटे अणुभार से। तो मात्रा तो प्रश्न में दी जाती है, अणुभार कहाँ से, तो अणुभार बन जाते हैं। यदि आपको बनाना आता हो तो अणुभार बना सकते हैं, नहीं तो कुछ अणुभार मैं आपको बता देता हूँ, उनको आप तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे आगे के जो न्यूमेरिक्स हैं वो आपको बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आ सकें। क्लियर है। जैसे मान लो ग्लूकोज का निकालने के लिए अगर हम बात करें तो क्या हो जाए, C6H12O6 होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कार्बन कितने हैं आपके, एक कार्बन का 12 होता है, तो ये कितने हो जाएंगे, 6 प्लस आ जाएंगे 12, एक हाइड्रोजन प्लस के 12 ये लगे हैं, जबकि एक ऑक्सीजन 16 होती है, गुणा कितने हो जाएंगे, 6। तो 12 छंग कितने हो गए आपके, 72 हो गए, 12 जो हो गए, और 16 छक्के कितने होते हैं आपके, 96। ठीक है, अगर इन तीनों को अगर हम जोड़ें तो अपने पास कितना आएगा, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ 6 4 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 180। तो इस तरीके से आप निकाल भी सकते हैं। क्लियर है। नहीं निकाल पाओ तो मैं आपके लिए टेबल तैयार कर देता हूँ, तो उनको आप तैयार करिए, क्योंकि बिना मोल के आप सवाल आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और मोल तभी निकल पाएंगे जब यौगिक के हमें क्या मालूम होंगे, अणुभार मालूम होंगे। तो अणुभार के लिए मैं टेबल तैयार कर देता हूँ, उसको मैंने बता दिया, इस तरीके से निकाल भी सकते हैं और आप उसको क्या करें, तैयार करें। अब मैंने आपके सामने एक टेबल तैयार कर दी है जो यौगिकों के अणुभार प्रदर्शित करती है। मैंने निकालना भी बताया, आप इनके निकाल भी सकते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जल एक्वा 18 अणुभार होता है, यानी कि यौगिक और अणुभार दिए गए हैं। जैसे MB से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव दर्शाते हैं। जल का कितना है, 18 है। कास्टिक सोडा यानी NaOH 40 है इसका। साधारण नमक NaCl इसका है 58.5। नेक्स्ट आ जाएगी कास्टिक पोटास KOH 56 रहता है। ग्लूकोज C6H12O6 है 180 रहता है इसका। चीनी C12H2211 342 रहता है। एसिटिक अम्ल CH3 COOH 60 रहता है। फिनॉल आपका C6H5OH 94 रहता है। जबकि अगर हम एसीटोन के बारे में बात करें CH3COCH3 इसका 58 रहता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 इसका 154 होता है। 153.84 समथिंग रहते हैं, 154 मानते हैं। यूरिया NH2CONH2 इसका 60 रहता है। बेंजीन C6H6 यानी 78 रहता है। एथिल एल्कोहल C2H5OH इसका 46 रहता है। इन सब के यदि हम मोल निकालें तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, मात्रा बटे अणुभार। जैसे हम मान लेते हैं कि यदि आपका कास्टिक पोटास 80 ग्राम दिया जाए, कितना दिया जाए, 80 ग्राम, तो मात्रा कास्टिक पोटास की कितनी होगी, 80, लेकिन इसका अणुभार कितना कह रहा है, 40, तो मान कितने का निकलेगा, 2। तो हम कह सकते हैं कि क्या काम करना है आपको, तो हम ये बात कह सकते हैं कि मात्रा बटे अणुभार से हम मान निकाल सकते हैं। जैसे दोबारा फिर से बता दे रहा हूँ, नीचे हो सकता है बोर्ड कटना गया हो। जैसे मान लो कास्टिक सोडा आपका
दिया जाए, यानी कि NaOH आपका दिया जाए, उसकी मात्रा 80 ग्राम हो। तो मात्रा यदि 80 ग्राम है और अगर हम बात करें इसका अणुभार कितना है तो 40 है, तो 40 का यदि हम भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 कटकर आ जाएगा। इस समय जो टेबल तैयार की है, इस टेबल के माध्यम से आप किसी भी यौगिक की मोल संख्या निकाल सकते हैं। तो मोल संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मात्रा बटे अणुभार का हम उपयोग करेंगे। तो आप जब तक मोल नहीं निकाल पाओगे तब तक आप कोई भी प्रश्न, चाहे आपके मोल प्रभाज के हों, चाहे आपके मोलरता के हों, चाहे आपके मोललता के हों, आप किसी भी प्रश्न आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मोल निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, मात्रा सवाल में देखते हैं और अणुभार आपके सामने लगे हुए हैं, उनको हम अपॉन में लगाएंगे और उनकी मोल संख्या निकाल कर सवाल को आगे करेंगे। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको और बेहतरीन सवाल करने में आसानी हो। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर अवश्य करें। इसके आगे प्रश्न अगले वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद।